Welcome to lecture on types of business ownership. Second ownership का part ले रहे हैं partnership presented by रवि प्रकाश माथुर senior lecturer मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर. लेक्चर 9 हमारा सब यूनिट जो है 1 चल रहा है उसमें उसकी सब यूनिट 1.3 में हम टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप जैसे फर्स्ट अभी इसके पहले 8 लेक्चर में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पे डिस्कशन किया था. अब सेकंड इस पार्टनरशिप वाले जो टाइप है उसके ऊपर हम डिस्कशन अभी शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर में और ये हम जारी रखेंगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में और भी डिफरेंट टाइप्स. पार्टनरशिप के बारे में अगर हम बात करें, साझेदारी जो हम कहते हैं एक जो नॉर्मल हम कह सकते हैं एक परिभाषा डेफिनेशन फॉर्मेट में जो लैंग्वेजेस काम में ली जाती है वो यह है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था है जिसमें वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी व्यापार को वैधानिक रूप से चलाने, अपना स्वामित्व रखने तथा उसमें होने वाले सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिए निजी धन, संपत्ति, श्रम तथा कुशलता का सामूहिक प्रयोग करते हैं. मीन्स हम देख रहे हैं एक से अधिक व्यक्ति एक बात, फिर उसमें ये बात आ रही है स्वतंत्र इच्छा से, खुद की इच्छा से किसी व्यापार को लीगल फॉर्म में चलाने के लिए, ये एक और टुकड़ा हमने देखा, और इसमें अपना स्वामित्व रखने तथा होने वाले सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिए जो लोग उसमें इकट्ठे हो रहे हैं उनका खुद का स्वामित्व रखने और जो सामूहिक रूप से वो लाभ अर्जित करने के लिए क्या करते हैं, खुद की निजी धन, संपत्ति, श्रम तथा कुशलता का एज ए कलेक्टिव एफर्ट हम कह सकते हैं एज ए कलेक्टिव यूज़ करते हैं. इस प्रकार जिस व्यापार को दो या दो से अधिक स्वामी होते हैं तथा उनका आपस में निश्चित व्यापारिक समझौता होता है उसको साझेदारी कहते हैं. तो दो से अधिक लोग हैं, उनका एक बिजनेस एग्रीमेंट हम कह सकते हैं रहेगा और उसके हम साझेदारी कहेंगे. समझौते की सफलता निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि साझेदारों की आपसी सहयोग व विश्वास पर निर्भर करती है. एक से अधिक व्यक्ति हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो किस प्रकार से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, कैसे वह सभी एक साथ मिलकर किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं, आपस में उनका विश्वास किस प्रकार से रहता है, ये सब इन बातों पे उसकी जो भी सफलता निर्भर करती है उस समझौते या साझेदारी. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 अनुसूची 4 के अनुसार एक हम कह सकते हैं कि लीगल डेफिनेशन टाइप डेवलप जो कर रखी है. साझेदारी ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो परस्पर किसी व्यवसाय के लाभ में भाग लेने हेतु संगठित होते हैं तथा जिसका संचालन वे सब अथवा उनमें से उनका एक प्रतिनिधि बनकर करता है. जो व्यक्तिगत व्यवसाय में भाग लेते हैं उनको साझेदार कहा जाता है और संस्था को फर्म कहते हैं. देख रहे हैं सब व्यक्तियों का समूह कहा जा रहा है, मतलब एक से अधिक व्यक्ति होंगे, दो भी हो सकते हैं, जो आपस में एक साथ संगठित होते हैं, संचालित करते हैं. सारे अगर मिलके कर सकते हैं, उनमें से कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में कर सकते हैं इस प्रकार से संचालन बिजनेस का. तो ये जो स्थिति रहती है ये साझेदार कहलाते हैं और संस्था को फर्म कहते हैं. कंपनी अधिनियम के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय के लिए साझेदारी की अधिकतम संख्या 10 है तथा दूसरे व्यवसाय जो नॉन बैंकिंग टाइप के हैं उनके लिए 20 तक सीमित रखी गई है. ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आपका बिजनेस का स्टाइल अगर बैंकिंग नेचर का है तो आप 10 से ज़्यादा साझेदार नहीं हो सकते तथा दूसरे जो अदर देन बैंकिंग अगर आप कोई वर्क करना चाह रहे हैं तो उनमें आपका जो है संख्या 20 तक सीमित रखी गई है. साझेदारी का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो सकता है, इसमें लिखा हमने कि 2 प्रकार से बनाई जा सकती. एक तो आपने मौखिक की कोई एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लिखा है कुछ नहीं है, आपस में बातचीत से केवल एक लीगल वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो, और दूसरा नेचुरल है एक रिटर्न फॉर्म में जो भी शर्तें आप ये हैं सारी शर्तें काम करने की, स्वामित्व की, लाभ की, कार्य की सभी शर्तें उसमें एक लिखित अनुबंध के रूप में अगर हों तो उसे हम उस तरीके से भी साझेदारी का निर्माण किया जाता है. तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल एक स्पष्ट अनुभव की बात है कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी मतभेद ना हो, इसको ध्यान में रखते ये हमेशा अच्छा रहता है कि एक लिखित अनुबंध किया जाए और उससे साझेदारी समझौता या पार्टनरशिप डीड कहते हैं ताकि भविष्य में कोई भी कन्फ्यूजन या डिस्प्यूट की स्थितियाँ ज़्यादा उत्पन्न ना हो. साझेदारी के लाभ आप देखें, जैसे किसी बिना
वैधानिक लीगल फॉर्मेलिटीज़ को ज़्यादा किए इसको प्रारंभ किया जा सकता है तथा रजिस्ट्री एवं स्टाम्प ड्यूटी के भारी खर्च की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप कंपनी फॉर्मेट वगैरह में जाएंगे तो उसमें कुछ रजिस्ट्री आपको अपनी कंपनी की और उसके अनुसार उसके जो गवर्नमेंट के चार्जेज हैं उसको उनको करा के आपको एक पंजीकरण कराना पड़ता है। ऐसा इसमें इतना इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए नहीं आवश्यक है। सेकेंड, यह एक लचीला संगठन है और अधिकांश वैधानिक प्रतिबंधन से मुक्त है। थर्ड, इसमें अलग अलग योग्यता के व्यक्तियों के सम्मिलित होने के कारण व्यापारिक कुशलता बढ़ जाती है। ये हम देख सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था कि एक सिंगल व्यक्ति जब ऑपरेट करता है, सारे निर्णय लेता है, तो उसकी स्किल की जो एक सीमा होती है जनरली और एक इंडिविजुअल की, तो वो उसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सीमा का रहता है स्थिति। और ये पार्टनरशिप में चूँकि एक से अधिक व्यक्ति हैं, उनकी अलग अलग योग्यताएँ हो सकती है, कुशलता हो सकती है, तो वो इसका लाभ निश्चित रूप से पार्टनरशिप की ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। एकाकी व्यापार की तुलना में इसे अधिक साझेदार होने के कारण अधिक पूंजी लाई जा सकती है। मोर देन वन पर्सन है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑब्वियसली एक लाभ है। इसमें सोचने के लिए तथा निर्णय लेने के कई सदस्य है। वही बात है कि वहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति है, सभी तरह के निर्णय उसी को लेने हैं, अकेला आदमी सोचता है, तो आपके अलग अलग जो एरिया हैं व्यापार की हो सकता है उनमें वो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में और निर्णय उतने हो सकता है सही ना साबित हो हर फील्ड में, जो बहुत सारे फील्ड एक व्यापार को चलाने के लिए है। ये चीज़ पार्टनरशिप में थोड़ा मुश्किल नहीं रहती है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा सदस्य होती है, अलग अलग फील्ड के वो एक्सपर्ट हो सकते हैं। उस केस में इसका फ़ायदा व्यापार को मिलता है जनरली। साझेदारी में जितना अधिक परिश्रम किया जाएगा उतना ही अधिक साझेदारों को लाभ होगा। एक से अधिक लोग हैं, जितना वो लोग उसको एफर्ट करेंगे उसकी प्रोपोर्शन में एक लाभ जो है साझेदारों को प्राप्त हो पाएगा। साझेदारी की हानियाँ, यद्यपि सिंगल में भी हमने देखा था कि अपरिमित दायित्व रहता है, तो साझेदारी में भी चूँकि हम ठीक है एक से ज़्यादा लोग हैं, सिंगल की कंपैरिजन में लायबिलिटीज़ हमारी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन फिर भी संख्या सीमित ही होती है, इसलिए दायित्व जो है वो बहुत, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कम हो गए हैं, वो सभी पे अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ इस केस में अभी भी साझेदारी केस में रहती हैं। कोई भी साझेदार अपने अंश को उस व्यक्ति को जो साझेदार नहीं है नहीं बेच सकता। जो पूंजी लगाई गई है, अगर कोई व्यक्ति उसको ज़्यादा किसी ने लगाया है, किसी ने कम लगाया है, ज़्यादा लगाने वाला कभी उसको पूंजी को अपना जो है कम करना चाहता है, किसी और को देना चाहे कि भाई ये आप ले लीजिए इसका साझेदारी का अंश, तो केवल साझेदारों के अंदर जो है उसको वो चीज़ जो है वो दे सकता है, लेकिन जो साझेदार नहीं है उसको नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार के जो लाभ हैं जनरली कंपनी फॉर्मेट में प्राप्त हो सकते हैं। बड़े उद्योग के लिए अधिक पूंजी जमा नहीं हो सकती है। जो जितने साझेदार हैं, जितनी उनकी सीमा है, उतनी ही वो पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। जो कंपनीज स्ट्रक्चर हैं उनमें चूँकि बहुत सारी संख्या अधिक इन्वेस्टमेंट के लिए पॉसिबल है, तो वहाँ पे पूंजी बड़े बड़े उद्योगों को चलाने के लिए मिल सकती है। चौथा, यदि किसी साझेदार की नीयत खराब हो जाए तो पूरे व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। हो सकता है मतलब कि क्योंकि पार्टनर हैं और अगर उससे किसी उनकी नीयत खराब हो जाए, कोई धोखाधड़ी कर दे, कोई गबन कर ले, तो इस प्रकार से व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। जब कोई साझेदार अपनी पूंजी वापस लेना चाहे तो वह पूंजी तभी ले सकता है जबकि साझेदारी का अंत कर दिया जाए। बहुत बड़ा ये एक सीमा है, हम कह सकते हैं। अब स्टार्ट करते वक्त सब लोगों ने, साझेदारों ने पूंजी लगाई एक एग्रीमेंट के तहत, तो जब भी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अगर इससे विड्रॉ करना चाहे अपनी पूंजी, तो एक तरह से वो पार्टनरशिप को उनको ख़त्म करना पड़ता है, नए सिरे से वापस उसकी कार्रवाई करनी आवश्यकता पड़ जाती है। किसी भी साझेदारी की मृत्यु हो जाने पर साझेदारी को समाप्त माना जाता है। यह भी एक बड़ा इसमें डिफेक्ट है कि उसके आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनको वापस से उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। एकल स्वामित्व से अंतर, जैसा कि अपन अभी लाभ के समय बात कर ही रहे थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो बेसिस लिया है पहला, सदस्यों की संख्या के अगर हम देखें तो हमने पहले भी कहा कि एकल स्वामित्व में एक ही सदस्य होता है, इससे अधिक होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि एकल स्वामित्व है। साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 सदस्य हो सकते हैं। बैंकिंग में, व्यवसाय वाले में अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। ये हम बात कर चुके हैं। सेकेंड, इसको हम देखें कंपेरिजन पॉइंट ऑफ को इसको स्टार्ट करने के लिए, स्थापना करने के लिए एकल स्वामित्व बिल्कुल सरल है, कोई भी औपचारिकता नहीं है, जबकि पार्टनरशिप के केस में
औपचारिकता जैसे अनुबंध को पूरा करना आवश्यकता है, बिना अनुबंध की साझेदारी अस्तित्व में नहीं आ सकती। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण पर सिंगल के केस में ज़्यादातर कहीं किसी प्रकार का कोई अधिनियम नहीं है, जिसमें फर्म नाम से या अक्कल स्वामित्व नाम से कोई ऐसी डायरेक्ट जो है पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन साझेदारी केस में साझेदारी अधिनियम जो है 1932 तथा आयकर अधिनियम 61 के अंतर्गत कराया जा सकता है पंजीकरण। साधन की जहाँ तक बात करें, संसाधन की बात करें, तो निश्चित रूप से एकल स्वामित्व में वो लिमिट है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को सारे साधन, चाहे पूंजी है या और कोई भी साधन रिसोर्सेज है, वो जुटाने हैं, तो वो इसकी एक सीमा रहती है। जबकि पार्टनरशिप में इस बात को हम देखें, साधन, पूंजी प्रबंध कुशलता आदि अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, क्योंकि कई साझेदार मिलकर व्यवसाय चला रहे हैं। इसलिए इन सब चीज़ों की जो हम कह सकते हैं संख्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, तो उसकी हमें अधिक अपेक्षाकृत अधिक हम सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर कर रहे हैं, हमें उपलब्ध हो सकते हैं। पांचवा बिंदु कंपेरिजन देखें हम, निर्णय किस प्रकार से। ये तो हमने देखा ही था कि एकल स्वामित्व में निगरानी अकेले आदमी को लेना है, किसी भी पॉइंट पे है, प्रोडक्शन से है, मैनेजमेंट का है, प्रबंध का है, मार्केटिंग का है, क्वालिटी का है, सभी निर्णय एक ही व्यक्ति को लेना, इसलिए निर्णय जल्दी होते हैं, ये बात सही है। लेकिन पार्टनरशिप में जब महत्वपूर्ण मामलों पर सभी साझेदार सहमत से यही निर्णय लिए जा सकते हैं, तो निर्णय लेने में देरी लग सकती है। लेकिन सिंगल प्रॉपर्टाइज में अकेले आदमी को निर्णय लेना स्किल की एक सीमा होती है, एक व्यक्ति की, तो गलत और उतावले निर्णय लेने की संभावना रहती है। जबकि पार्टनरशिप में चूँकि आप ग्रुप एक सोच समझ के निर्णय लेता है, तो वो निर्णय अधिक सूझबूझ से और ज़्यादा अच्छे फॉर्म से लिए जा सकते हैं। गोपनीयता की बात करें, हमने पहले भी जब सोल प्रोप्राइटरशिप बात की थी उस समय भी कहा था, क्योंकि वो सिंगल व्यक्ति है, तो इसलिए उसकी जितनी भी फॉर्मूल बातें हैं वो एक व्यक्ति तक ही सीमित रहती है, किसी और को जब मालूम ही नहीं है तो वो गोपनीय है और सुरक्षित है व्यावसायिक मसले के लिए, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। जबकि साझेदारी के केस में एक से अधिक व्यक्तियों को बातें मालूम होती है, इसलिए गोपनीयता इस पर निर्भर करती है बेसिकली कि उन व्यक्तियों की कितनी डेडिकेशन, कितनी ईमानदारी इस साझेदारी के प्रति है, अर्थात कंपेरेटिवली गोपनीयता को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो कार्य क्षेत्र, यहाँ हम स्कोप की बात करें तो साझेदारी की तुलना में इसका एकल प्रोप्राइटरशिप का थोड़ा लिमिटेड रहता है, जबकि साझेदारी जो है एकल का की व्यवसाय की कंपेरिजन में अधिक विस्तृत कार्य क्षेत्र रहता है। लाभ हानि की अगर बात करें तो चूँकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति ही स्वामी है, तो सारा लाभ होगा तो उसे मिलेगा और हानि होगी तो भी उसे ही वहन करनी होगी। जबकि साझेदारी केस में लाभ और हानि दोनों का बंटवारा हो जाता है, लाभ भी बंटवारा होता है और हानि होती तो भी किसी एक के ऊपर उसका दायित्व नहीं आता है। उत्तराधिकार की बात है तो हम देखते हैं एकाकी व्यापार में मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी स्वयं एकाकी व्यापारी बन जाता है, लेकिन जो पार्टनरशिप के केस है उसमें मृतक साझेदार का उत्तराधिकारी साझेदारी में साझेदार नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमने साझेदारी और साझेदारी का एकल स्वामित्व से हमने तुलना की है और ये आपसे डिस्कशन किया है। इसको आप अच्छी तरह से बार बार व्यू कीजिए। इसके संबंध में किसी अन्य की आप बुक्स आपको मिलती हैं, लिटरेचर मिलता है, आप उसका अध्ययन कीजिए और हमसे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए आपके डाउट्स और क्वेरीज मुझसे। मेरे मोबाइल नंबर जो कनेक्टेड व्हाट्सएप मैंने भी डिस्प्ले कर रखा है और उसके अनुसार आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।